नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत विविध के प्रश्नों को देखेंगे। विविध में उन प्रश्नों को रखा जाता है जिसमें अलग अलग टॉपिकों से लिए गए बिंदुओं से प्रश्न का निर्माण होता है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि विविध के प्रश्नों के द्वारा हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक संपूर्ण रिवीजन भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे टॉपिक से मिले हुए प्रश्न इसमें रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्नवालिस वो पहला गवर्नर जनरल था जिन्होंने पुलिस सुधार के लिए एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की थी। यहाँ वॉरेन हेस्टिंग की जगह पर कार्नवालिस होना चाहिए था। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कल के वीडियो में ही आपने इसको देखा होगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ था। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कैनिंग के शासनकाल में लागू हुई थी। यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहले प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना? याद रखिएगा कि जब 19वीं शताब्दी में रूस और उस समय की फारस, जो वर्तमान में ईरान है, इनके बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था तुर्कोमन चाई संधि। क्या नाम था? तुर्कोमन चाई संधि। और इस संधि के कारण रूस का भारत की तरफ बढ़ता प्रभाव अंग्रेजों को घबरा रहा था। उन्होंने इसका एक विकल्प निकाला। विकल्प क्या था? कि उत्तर पश्चिम के दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान को एक मित्र या एक समर्थक शासक के तौर पर उन्होंने उनके साथ दोस्ती या संबंध को और प्रगाढ़ किया। इस प्रकार हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए। इसमें एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ घटना है। इसको आपको सुमेलित करना है। हम लोग घटना की तरफ से चलेंगे और वर्ष को फाइंड आउट करेंगे। पहला है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये किस सन में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। और उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में यांडबू की संधि हुई थी और ये यांडबू की संधि 1826 में हुई थी। यानी आप पहले का विकल्प सी के साथ मैच कर लेंगे। अगला देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच में हुआ था। यानी दूसरे का विकल्प डी से आप मैच कर लेंगे। ये ऑकलैंड के समय में हुआ था। अगला देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ये भी वॉरेन हेस्टिंग के ही कार्यकाल में हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ था इसमें। और आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि हैदर अली इसमें मृत्यु हो गई थी और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को मैच कर लिया और यहाँ पर आंसर सही होगा, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 कराए कि इसमें भी सूची को सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। और अभी हमने आपको बताया कि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान ने नेतृत्व को संभाला था। अगला है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये 1750 से 54 के बीच में हुआ था। यानी कि बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। ये बेलेजली के समय में हुआ था। ये सी को आप पहले से सुमेलित करेंगे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये अभी हो चुका है। ये 1878 से 80 के बीच में हुआ था। ये इसका आप 3 के साथ सुमेलित करेंगे, यानी डी को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने सारे युद्ध को देख लिया और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका विकल्प ए आपका सुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए, ये आरओ 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, इलाहाबाद की संधि पूछ रहा है। यहाँ फिर मैच करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अब याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ठीक है, यानी कि आप इसको ए को चौथे के साथ मैच करेंगे। अगला है एक्सला चैपल संधि। एक्सला चैपल संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ये संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ
इस प्रकार एक्सला चैपल संधि को आप 1748 से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को तीसरे के साथ मैच करेंगे। अगला है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो ये 1746 में होगा। और अगला है डुप्लेक को पदच्युत किया गया, यानी उनको पद से हटाया गया, ये 1754 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आप इसको मैच कर लेंगे और इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया लगाना, ये फर्रुखशेर द्वारा, ये बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड द्वारा, ये भी सही है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो मसूलीपट्टनम पर फोर्ड के अधिकार की बात कर रहा है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो 1758 से 63 के बीच में हुआ था, इसमें एक कर्नल फ्रांसिस फोर्ड थे, उसके नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, वही ये विकल्प बी में बता रहा है। अगला है सती प्रथा निषेध अधिनियम, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ था और सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में, याद होगा आपको। अगला है दास्ता का अंत, ये मैल्कम के समय में बता रहा है, ये विकल्प गलत है। यहाँ पे छठवें का सही आंसर होगा डी, ये गलत सुमेलित कर रहा है। ये जो मैल्कम थे ये अंग्रेजी अमेरिकी पादरी थे और ये भारत में दास्ता का जब आए थे यहाँ पर, तो इन्होंने एक ब्यौरा तैयार किया था, इन्होंने दास्ता का अंत नहीं किया था। दास्ता का अंत 1843 में एलन बरो के समय में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसने प्रायः संबंधित माना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में के शासन में जो पितृसत्तात्मक या स्वच्छंदतावाद का जो दृष्टिकोण था, उसके लिए कई नाम हैं, प्रमुख नाम। यहां पर एक प्रमुख नाम का उल्लेख है थॉमस मुनरो का। हम जो प्रमुख नाम है उसका उल्लेख कर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रश्न में थॉमस मुनरो का नाम है, अगले में किसी और का नाम आ जाए, इसलिए थोड़ा जो प्रमुख नाम है उनका ध्यान देना जरूरी है। जैसे थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन और मेटकाफ। ठीक है, ये सभी पितृसत्तात्मक और स्वच्छंदवाद से संबंधित थे। एक बार मैं और बोल दे रहा हूं, थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन और मेटकाफ। ठीक है, यहां पर सातवें का सही जवाब होगा ए। एक बात और याद रखिएगा, थॉमस मुनरो की चर्चा हो गई तो मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला यही थॉमस मुनरो था। सातवें का ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा अकाल 1866 से 67। ठीक है, यानी उड़ीसा अकाल 1866 से 67 को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। एक बात और याद रखिएगा कि इसके बाद एक आयोग यानी एक आयोग का गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी। वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी, वो जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में बनी थी। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि जॉर्ज कैम्पबेल ने किस समिति की अध्यक्षता की थी, तो आपका जवाब होगा कि अकाल के संबंधित थी। दूसरी बात कि ये कब बनी थी, तो ये 1866 में बनी थी और इन्होंने इसमें ये सुझाव दिया कि राहत सेवा के लिए सरकार की जवाबदेही होती है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे और आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, यानी कि जो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता है ये 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा स्ट्रेची आयोग द्वारा। 1876 से 77 में एक अकाल पड़ा, उसके बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया और इसी की अनुशंसा के आधार पर 1883 में अकाल संहिता बनी थी, यानी जिसको भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 कहा जा रहा है। यानी कि प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ सूची है सुमेलित। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कई बार नाम देके आयोग पूछ लेता है। एंड्रयूज फेजर, एंड्रयूज फेजर का संबंध पुलिस आयोग से है जो 1902 से 1903 के बीच में हुआ था, यानी कि विकल्प ए को तीसरे से मैच करेंगे। फिर है एंटनी मैकडोनल, एंटनी मैकडोनल का संबंध अकाल आयोग से था, इसका गठन 1901 में हुआ था, यानी बी को ए के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है कोलिन स्कॉट मानफ्रिक, कोलिन स्कॉट मानक्रीफ, इसका संबंध सिंचाई से है, यानी सी को आप दूसरे से सुमेलित करेंगे, ये 1901 में सिंचाई आयोग बना था। और अगला है थॉमस रॉबर्टसन, ये रेलवे आयोग से संबंधित है, ये भी 1901 में स्टैब्लिश हुआ था। इस प्रकार आपने इस सारे आयोग को उनके अध्यक्षों के साथ सुमेलित कर लिया। इनको याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। ये बीईओ के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहां फिर नीचे कूट दिए हुए हैं। यहां देखिए पहला दिया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था, ये गलत दिया है।
और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा 1782 में इसमें सालबाई की संधि हुई थी। अगला है तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। और तृतीय मैसूर युद्ध में संधि कौन सी हुई थी? तो तृतीय मैसूर युद्ध में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसमें टीपू सुल्तान ने अपने आधे राज्य को खो दिया था और उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का दंड भी लगा था। यानी कि जो दूसरा है वो सही सुमेलित है। अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1724 से 26, अभी आपने पढ़ा है, तीसरा भी सुमेलित है। और याद रखिए इसमें कौन सी संधि आपने पढ़ी थी? यान्डबू की संधि पढ़ी थी। अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये किसके समय में हुआ था? ये 1848 से 49 के बीच में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सुमेलित है? केवल दूसरा और तीसरा सुमेलित है। तो यहाँ पर कोड देख लीजिए, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए करते हैं। पहला दिया है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है ये भारतीय रंगमंच पर नियंत्रण के लिए ये लागू किया गया था। इसको कहा जाता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? ये 1876 में आया था। अगला है वारनाकुलर प्रेस एक्ट। ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। ये कब आया था? तो ये लाया गया था 1890 में। ठीक है, अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट। ये कब आया था? 1885 में आया था। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर लेंगे। सबका ईयर आपको मालूम हो गया है और प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कौन इसमें सुमेलित करना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं। कह रहा है कि बाल विवाह। बाल विवाह से संबंध किसका है? तो बाल विवाह से संबंध आपका एमजी रनाडे का है, यानी ए को आप तीसरे से संबंधित कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, और एमजी रनाडे ने दक्कन शिक्षा समिति का भी गठन किया था, याद रखिएगा। अगला है ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत के लिए आप किसको देखेंगे? तो यहाँ पर आप कर्नल स्लीमैन को देखेंगे। याद रखिएगा ठगी प्रथा के अंत के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्लीमैन को इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आप स्टैब्लिश करेंगे, यानी सी को 1 के साथ। ये और कब अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 1856 में पारित हुआ था। इन्होंने इसमें बहुत योगदान किया था। अगला देखिए, कह रहा है कि पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। यहाँ डी को आप चौथे के साथ सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है आपको। पढ़िए। कह रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात है। अगला है, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। यह बात बिल्कुल सत्य है, यानी पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, यह आपने पढ़ा भी है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। यह भी बात सत्य है, यानी दोनों अभी तक कथन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौज का नेतृत्व संभाला था। यह भी सही है। एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। ये आधा पार्ट यहाँ पे गलत है। ये जीनत महल कौन थी? ये बहादुर शाह द्वितीय, जो उस समय सम्राट थे 1857 के समय में, मुगल सम्राट, उनकी ये पत्नी थी और इन्होंने दिल्ली के आसपास नेतृत्व को संभाला था। यानी तीसरा आधा गलत है, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला है, गदर पार्टी भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। यह भी कथन गलत है। यानी गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, 1913 में की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के द्वारा गदर नामक एक पत्र भी निकाला गया था। ठीक है, यानी चौथा भी गलत है। यानी यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि ये प्रश्न विवादित है। ये प्रश्न विवादित है। अगला देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था एटली ने, लॉर्ड एटली ने कहा था। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। यह किसने कहा था? तो यह कथन अरबिंदो घोष ने कहा था। ठीक है, यानी कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे जीवन का, राष्ट्र का जीवन श्वास है, यानी जीवन और प्राण श्वास है। ठीक है, ये किसने कहा था? अरबिंदो घोष ने कहा था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। यानी कि ये क्या चीज है? अरबिंदो घोष ने अपनी एक लेख श्रृंखला थी उनकी, उन्होंने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में ये कांग्रेस की आलोचना की थी। ठीक है,
यानी यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अरविंदो घोष। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको व्यवस्थित कूट के आधार पर चयन कीजिए, यानी फिर यहाँ पर ईयर आपको देखना है। पहला दिया है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी, देखिए उसमें ये था स्टेटमेंट में, यहाँ सीधे फैक्ट पूछ दिया। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। अगला है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। अगला है कि सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1784 में हुई थी। ठीक है, यानी सबका ईयर बता दिया गया और यहाँ पर सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। आरओ के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ईयर याद रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों की बहुत महत्ता है। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट का ये स्टेटमेंट है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा 20वें का। अगला देखिए, कह रहा है कि किसने कहा कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया था किसके? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, वो विकल्प में मौजूद नहीं है यहाँ पर, यानी आप ई के साथ चले जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, करा कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो आपका सही जवाब होगा गांधी जी और तिलक ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान किया था, और सबसे पहले तिलक ने यह प्रारंभ किया था कि वो लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करते थे। 22 का विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, करा कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में कथनों को जांचिए। करा कि प्रारंभ में वे असहयोग के नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। अब ये देखिए, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय आपको मालूम है गरम दल के थे, यानी लाल बाल पाल, ठीक है, उसमें लाला लाजपत राय शामिल थे। वो कहते थे कि हमको कांग्रेस की प्रार्थना और अनुनय विनय वाली नीति हमको समझ में नहीं आती है, ठीक है, सीधे बात होगी, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जब 1920 में लाला लाजपत राय को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई, तब उसी में इसको असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। इसका मतलब है कि बाद में वो असहयोग आंदोलन से पक्ष में आ गए थे, यानी पहला स्टेटमेंट इस प्रकार सही है। अगला है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय की भी भूमिका थी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ? जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की नीति अपनाई, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस छोड़ी और जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके बाद इसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए थे। इस प्रकार आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। बीओ 2019 में पूछा था, किसने पहले अध्यक्ष के औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? अब जरा इस प्रश्न को समझिए क्या कहा है। कह रहा कि इसमें एक अध्यक्ष है जिनको जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने जो औपचारिक तौर पर विग पहनना होता है, उस विग को हटाकर गांधी जी की टोपी पहनकर अध्यक्षता की। ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ने ऐसा किया था, और जब अंग्रेजों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये जो टोपी है ये यहाँ के मौसम के अनुकूल नहीं है, यानी गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है, ठीक है। और यही जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन तो किया था, लेकिन 1951 में किया था, यहाँ 52 दिया है, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये कथन सही है, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही दिख रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी? तो आपका सही विकल्प होगा 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई थी। और याद रखिएगा, अगर जन्म पूछा जाए तो 1891 में मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था, यानी 26 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, और ऐसा कई पुस्तकों में है कि महात्मा गांधी जी द्वारा गुरुदेव की उपाधि इनको दी गई थी। एक बात और याद रखिएगा कि कई बार इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म और मृत्यु से संबंधित भी प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो 1861 में कलकत्ता में हुआ था, और इनकी डेथ 1941 में हुई थी, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि इन्होंने 1901 में शांति निकेतन नामक एक विद्यालय का प्रारंभ किया था, जो बाद में विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये और एक बात और याद रखिएगा, जो कई बार मैंने देखा है कि कई यूपी ट्रिपल एससी जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1913 में गीतों की इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था, तो 1913 में उनकी गीतों की जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इतनी बातों को आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से याद रखना होगा और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने बताया जन्म 1861 में और मृत्यु कब हुई थी? 1941 में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, करा रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? चलिए देखते हैं। उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, यह भी स्टेटमेंट सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है, यह भी सही है। और अगला कह रहे हैं कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपने पढ़ा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यानी वो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने और स्वदेशी के इस तरह के पक्ष में नहीं थे, यानी डी विकल्प आपका यहाँ पर असत्य है, वो समर्थन में नहीं थे, ठीक है, यानी डी आंसर होगा यहाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में किस क्रांतिकारी का है भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट रास बिहारी बोस का है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि किसने कहा कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसको कसकर पकड़ना चाहिए, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए महात्मा गांधी। अगला देखिए, करा किसने ये कहा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल, उसमें कहा था कि देश में सेवा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ने अनेक असाधारण सेवाएं दी हैं, लेकिन भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये स्टेटमेंट किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, याद रखिएगा। और खास तौर से यदि जो लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल जैसे पेपर देने वाले हैं या वीडियो जिनको देना है, उनके लिए ये प्रश्न काफी उचित लग रहा है, या बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, करा कि किस वर्ष बंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाता है उनको, मैं आज यहाँ पे दूर करने की कोशिश करता हूँ। याद रखिएगा, जो सूती वस्त्र के लिए जो पहली मिल थी वो 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन ये असफल हो गई थी, ठीक है। और जो दूसरी भारत की अगर ये कहा जाए कि सबसे पहली सफल आधुनिक कारखाना, तो ये 1854 में बंबई में स्टैब्लिश हुआ था, ये कावसजी डाबर के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अब इन दोनों बातों को आप समझ गए, यानी जो पहली भारत की सफल आधुनिक कारखाना है सूती वस्त्र का, वो 1854 में बंबई में स्टैब्लिश हुआ और इसका नाम क्या था? स्पाइनिंग एंड वीइंग कंपनी बॉम्बे, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, 1854। अगला देखिए, कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसका था? तो यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी का, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बॉय स्काउट यानी जिसको बालचर कहते हैं, सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो भारत में स्काउट, बॉय स्काउट और सिविल गाइड के आंदोलन के जन्मदाता वेडेन पावेल को कहा जाता है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत में स्काउटिंग 1909 में और गाइडिंग 1911 में प्रारंभ हुई थी। यदि विश्व लेवल पे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सबसे पहले जो बॉय स्काउट और सिविल गाइड का आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो यूके में हुआ था, यानी यूनाइटेड किंगडम में, और इन्हीं वेडेन पावेल के द्वारा शुरू किया गया था। और ये उन्होंने 1907 में विश्व में किया था और यहाँ पर 1909 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। अब देखिए, ये रखमाबाई मुकदमा क्या है, इसको मैं वर्तमान में करंट से कोरिलेट करके देखता हूँ।
अब आप कहेंगे 1884 का मैटर और करंट से कैसे कोरिलेट आप कर रहे हैं? याद करिए कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक कैबिनेट से पास किया जिसमें बालिकाओं की जो विवाह की उम्र है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये भी मुकदमा उसी से संबंधित है। तो चलिए आइए इस मुकदमे को समझते हैं। 1884 में एक मुकदमा कायम हुआ बंबई राज्य में। क्या नाम था? ये किसके विरुद्ध था? ये दादाजी भीकाजी बनाम रमाबाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? दादाजी भीकाजी बनाम रमाबाई के विरुद्ध। और क्या मुकदमे का आधार क्या था? ये सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्पन संबंधित ये विवाद था। और इस कोर्ट के जो पीठ थी वो पिन्हे के नेतृत्व में थी, यानी जस्टिस पिन्हे इसको देख रहे थे। और इसी केस के आधार पर भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित हुआ। कौन सा एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है करंट से इस पुरानी केस को उठा दिया जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये करंट से संबंधित है। और इस प्रश्न का आपने अब विकल्प निकाल लिया होगा कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इससे संबंधित है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आंसर। आईएएस के प्रीलिम्स 20 में 2020 का ये प्रश्न पूछा गया। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट में सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। बिल्कुल सही है। अब इसकी डिटेल चर्चा हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में की थी। जिन्होंने अभी पूर्व की वीडियोस नहीं देखी हैं वो निश्चित तौर पर देख लें, और जिन्होंने देखी होगी उनके सामने पूरी तस्वीर आ गई होगी कि कैसे रॉलेट एक्ट में बिना काला कानून कहा था, काला क्यों कहा था ये भी हमने बताया था। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी हमने बताया था। याद करिए जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का वीडियो है उस दिन हमने आपको बताया था कि त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुई उसमें उसको उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। अब देखिए यही विविध प्रश्न है, कई अलग अलग टॉपिक से उठे प्रश्न हैं। याद रखिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है? याद रखिए जब पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था तो हमने आपको बताया था कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसमें ये नहीं गए थे। और याद रखिए कि उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और वो जेल में थे। गांधी जी के बीच में और इरविन ने यह प्रयास किया कि पहला सम्मेलन तो कांग्रेस के विरोध के कारण असफल हो गया। अब गांधी जी को मनाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए तेज बहादुर सप्रू, बीएस शास्त्री और एमके जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता होता है। और इस गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति 1931 के कराची अधिवेशन में हुई, जिसमें यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। एक बात और याद रखिएगा, 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल जी ने की। इस प्रकार आपको बिल्कुल कोरिलेट करना होगा। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। अब देखिए यहीं पे आपको रिकॉल करना है। अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय और विभाजन के समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकते हैं? पहला स्टेटमेंट गलत। अगला देखिए, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, यह भी स्टेटमेंट गलत है। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें नियमित और स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, यह भी स्टेटमेंट गलत, क्योंकि जो स्वतंत्रता के पूर्व जो संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल ही नहीं थे, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। यानी यहाँ पर डी विकल्प सही होता दिख रहा है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि समाजवाद के समर्थक कौन थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये स्टेटमेंट आपका ये इससे संबंधित होंगे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कैसे, याद रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद था वो सोवियत संघ के समाजवाद से मिलता था। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इस प्रकार आप कोरिलेट करके जवाहरलाल नेहरू विकल्प बी आंसर हो जाएगा यहाँ।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। और कुछ दिन पहले जब गांधी जी को आप पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि लुई फिशर जो थे वो गांधी जी के जीवनीकार थे। इस प्रकार आप दोनों लोगों को याद कर लेंगे यहाँ पर। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, फ्रैंक मोरेस। अगला देखिए, कह रहा है कि सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। पहली बात तो ये सारा बंदी आंदोलन क्या है? सारा बंदी का मतलब है कि कोई भी कर नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कहाँ से संबंधित है। याद रखिएगा, बारदौली में दो लोगों का नाम आता है, एक मेड़ता बंधु। मेड़ता बंधु में कौन होते हैं? कल्याण जी और कुंवर जी। यानी कभी पूछा जाए कि मेड़ता बंधु कौन है तो कल्याण जी कुंवर जी को बताएंगे। मेड़ता बंधु और दयाल जी देसाई, इन दोनों लोगों ने मिलकर बारदौली कहाँ पर है? गुजरात के सूरत में। वहां पर इन्होंने किसानों को लेकर एक नेतृत्व किया और आंदोलन चलाया। बाद में इसमें पटेल जी भी शामिल हो गए 1922 में। और 1922 में उन्होंने कोई कर नहीं यानी सारा बंदी आंदोलन का नेतृत्व भी इसमें किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प बी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राजनीति विरोध प्रदर्शन में निम्नलिखित 4 रूपों में कौन उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। अब देखिए यहाँ पर एक इसके तथ्य में चलिए अब जरा। आयरलैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? केसी बायकॉट। इन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल किया बायकॉट, और इसका प्रयोग करके उन्होंने सबसे पहले 1868-80 में भू राजस्व को कम करने के लिए बायकॉट का प्रारंभ किया। तो यही कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल करके राजनीतिक हथियार बनाया, तो वो थे बायकॉट, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? तो आपका ये ILO क्या है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। और याद रखिएगा इसमें कुछ डिस्प्यूट है। कुछ किताबों में ये कहा जाता है कि NM जोशी भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर गए थे और उनके साथ वाडिया जो थे वो उनके सलाहकार के तौर पर गए थे, लेकिन आयोग ने इसमें वाडिया को सही उत्तर माना है। ठीक है, और उसके बाद आयोग कभी दूसरा आंसर की जारी नहीं करता है कि आप इसको पता कर सकें। यानी आप यहाँ पर बी आंसर दिया है, ठीक है, और आयोग ने इसका आंसर ए माना है। अगला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875, बिल्कुल सही दिया है। अगला स्टेटमेंट है अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। ये अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये 1912 में इन्होंने आज़ाद साहब ने प्रकाशित किया था। अगला स्टेटमेंट है कि लाला लाजपत राय ने द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ही अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। ये कह रहा है नहीं है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। अगला है, कह रहा है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसको पूर्व में हिंदू कॉलेज कहते थे, की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो ये कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका पहला दूसरा और चौथा यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि 50वें में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम कीजिए। चलिए करते हैं। दिया है करजन वायली की हत्या, तो करजन वायली की हत्या 1909 में हुई थी। अगला है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो इनको मृत्युदंड 1908 में मिला था। अगला है बाल गंगाधर तिलक की केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, ये 1881 में हुआ था। और अगला है अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल की स्थापना, तो ये 1912 में, अभी हमने आपको बताया था, ये 1912 में है। इस प्रकार आप इसके कूट को सुमेलित कर लेंगे। ठीक है, हमने सबके ईयर को आपको बता दिया और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आरओ के 21 के प्रीलिम्स में पूछा प्रश्न है। देखिए ईयर से कैसे कालानुक्रम सेट करने के लिए करा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार करके कर लीजिएगा ताकि ईयर आपके दिमाग में बैठ जाए, और ज़्यादा प्रयास करिएगा इसको एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश करके। ठीक है, घटनाओं के आधार पर एक सीक्वेंस। अगला देखिए, कह रहा है कि घटना के अनुसार पे तीसरे स्थान पर कौन है। अब देखिए फिर वही है एस्टेब्लिशमेंट, चंपारण आंदोलन। तो याद रखिएगा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था 1917 में, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन, ये 1920 से 22 के बीच में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और उसके बाद है दांडी मार्च 1930 में। इसका मतलब तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है? दांडी मार्च, यही आ रहा है ना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। पहला कह रहा है कि गांधी जी गिरमिटिया यानी कि इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। पहले तो ये समझिए गिरमिटिया क्या है। गिरमिटिया एक मजदूर है। ये कैसे मजदूर हैं? जो भारत से बाहर जो ब्रिटिश उपनिवेश थे
उसमें एक निर्धारित अवधि के लिए एक मजदूर के तौर पर इनको ले जाया जाता था। वहां इनकी स्थिति एक बंधुआ मजदूर जैसी थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में इन मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाई थी। उसके बाद जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने की बात की और अंत में गांधी जी के प्रयासों से जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, यानी इस प्रकार पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? याद रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध था तो जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो युद्ध सम्मेलन बुलाया था 1918 में, उसमें महात्मा गांधी ब्रिटेन में गए थे और उन्होंने ब्रिटेन के पक्ष में न्यायोचित माना था और भारत के सहयोग का समर्थन दिया था। इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में समर्थन करने के कारण भारत में डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देगी, इसलिए इन्होंने समर्थन की बात की थी और ये कह रहा है कि समर्थन नहीं किया था, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। यानी सीधी सी बात यह है, इतना घुमा के दिया है, कह रहा है कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तारी हुई, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, ये लोग बंद हुए और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, जिसको ये औपनिवेशिक शासक कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो आप याद रखिएगा, ये अरुणा आसफ अली है। याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली का वास्तविक नाम, जो मूल नाम था, अरुणा गांगुली था और 1942 के आंदोलन में वो सुचेता कृपलानी के साथ भूमिगत आंदोलन में शामिल थे, यानी कि 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरुणा आसफ अली के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने पैट्रियाट नामक एक समाचार पत्र और लिंक नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ये भी बात आप अरुणा आसफ अली के बारे में याद रखेंगे। 53 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह वर्ष 1946 में किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा सरदार पटेल का ये स्टेटमेंट था, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की अधिवेशन हुए और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। और इसी सम्मेलन में सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, जिसको गांधी जी ने इस मांग के पक्ष में नहीं थे, यानी यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। अगला देखिए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक जिम्मेदार किसने ठहराया था? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ये बेटन ही उस समय थे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्व दलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगा खान ने की थी। यानी आगा खान ने जो दिल्ली में 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 के बीच में हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी आगा खान ने। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, करा कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, करा कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा को सॉरी आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है और यही सच्चिदानंद सिन्हा है जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी 59 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में ही दोनों की हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में, और संयोग देखिए दोनों के लास्ट में पुर लगा हुआ है, यानी कम्युनिस्ट कानपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक नागपुर, और दोनों 1925 में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, फ्रंटियर गांधी के असली नाम के नाम से किसे जाना जा सकता? तो आपका सही जवाब होगा खान गफ्फार खां। याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी, ठीक है, या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। इनके कुछ और नाम भी हैं, उनको भी समझ लीजिए। जैसे इनको बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खां को। इनको फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है,
और बाद में 1987 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर मेहता यानी कि फिरोज शाह मेहता, तेलंग यानी केटी तेलंग और तैयब जी यानी बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों लोगों को बंबई त्रिमूर्ति कहा जाता था। इन तीनों लोगों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने, मेहता, तेलंग और तैयब जी ने। ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था, तो लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक बात याद रखिएगा कि ये जो संगठन था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। और ये किसके खिलाफ था, तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ था और जो श्रमजीवी थे उनकी हालत में सुधार के लिए किया गया था। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ये अन्य प्रांतों में जो मुस्लिमों के जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे उससे ये अलग था। इस संगठन ने, यानी जो हम बात कर रहे हैं खुदाई खिदमतगार की, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि 64 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह कि निम्नांकित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये स्टेटमेंट ये डॉक्टर बीएस मुंजे ने दिया था। अब ये बीएस मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी थे और अंबेडकर जी से नाराज थे। किस कारण से, क्योंकि अंबेडकर जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जा रही थी, इस वजह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि त्रिपुरी की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका सही जवाब होगा बिहार, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला देखिए, करा कि महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे, उस समय उनकी आयु क्या थी, तो आपका सही जवाब होगा 70 वर्ष के थे रविन्द्रनाथ टैगोर जब एक महान चित्रकार के तौर पर उभरे। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि कथन है उस पर करा कि इसकी व्याख्या करिए, देखिए कि कौन सही है। करा कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, करा कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर में रखा गया। अब इस स्टेटमेंट में आधी बात सही है और आधी बात गलत है। अब देखिए क्या सही है, जो संत फ्रांसिस जेवियर थे इनकी मृत्यु चीन में हुई थी और इनको कहाँ रखा गया है, तो इनको गिरजाघर में, गोवा के गिरजाघर में, जिसका नाम क्या है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, उसमें इनको रखा गया। यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इस आधार पे। तीसरा है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। 3 दिसंबर को यह आयोजन होता है, यानी यहाँ पर आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी सी ऑप्शन होगा। करे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, बिहार स्पेशल का प्रश्न है। अगला देखिए, कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थिर है। याद रखिएगा कि जो ये महादेव देसाई हैं, जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया, इसके बाद 14 अगस्त को या 15 अगस्त की मध्य रात्रि को इनका देहांत हो गया। उस समय ये आगा खां पैलेस में बंद थे और गांधी जी ने कहा कि यहीं पर इनकी समाधि बनाई जाए, यानी कि इनकी महादेव देसाई की समाधि कहाँ, आगा खां में। और कस्तूरबा गांधी की भी डेथ हुई तो गांधी जी की सहमति से इन दोनों लोगों की समाधि आगा खां पैलेस में यानी पूना में स्टैब्लिश की गई। यानी 71 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 71 का ए आंसर होगा। अगला देखिए, करेक्ट, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, तो अभी आपने पढ़ लिया कहाँ पे, आगा खां पैलेस पुणे में, यानी 72 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कहे जाते हैं, तो आपका सही जवाब होगा पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता है। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के गुट के थे, तो उसके बाद मतभेद हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ दिया उस अधिवेशन को और जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं, ठीक है, जो चुनाव हार गए थे। 73 का सी। अगला देखिए, भारत में उपनिवेश काल में वेटली आयोग का उद्देश्य क्या था, तो ये जो वेटली आयोग था इसकी स्थापना श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन की सिफारिशें प्रस्तुत करना था और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1929 में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डसन हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी की थी, ठीक है, यानी इन सभी ने। और कैथरीन मेयो के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने मदर इंडिया की ये लेखिका है, ठीक। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। करा कि बंगाल धुरविस यानी बंगाल आयु जो अकाल था का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए वो कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा 1943, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? तो आपका सही जवाब होगा नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ठीक है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दिसंबर 1961 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इन लोगों ने विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था। यानी भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, ठीक है। इतनी बात अब कब हुआ था? 1961 में। और जो गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इससे भी कोरिलेट करके प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा 77 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो आपका सही जवाब होगा गोवा। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा अभी पुर्तगाल के अधीन ही था और अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन कर दिया कि गोवा पुर्तगाल का ही हिस्सा है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने 1961 में गोवा में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, यानी उसको अपने अधीन कर लिया। 78 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है कि वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रसिया की यात्रा भी उन्होंने की थी, अभी हमने आपको बताया। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी बात सही है। अगला है महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ये भी बात सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, भारतीय नौसेना के विरुद्ध 1946 भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, यानी केवल बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा यहाँ। अगला स्टेटमेंट देखिए, कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, बात बिल्कुल सही है। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला, केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा प्रतिबंध करने का कानून बनाया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय का नाम आता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है, इनके प्रयासों से 1829 में यह अधिनियम बनाया था, यानी तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है, यानी बी विकल्प आपका यहाँ सही होगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई थी? फिर आपको यहाँ वही क्रम वाली स्थिति है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आपने ये कई बार पढ़ लिया है, कब की थी? 1875 में बंबई में हुई थी। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, यानी दयानंद सरस्वती का या मूल शंकर, बोथ आर सेम। 1875 बंबई में, पहला स्टेटमेंट ये है। अगला है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लेख लिखा था, ये बात सही है, और यहाँ ईयर की बात है तो इन्होंने ये लेख 1858 से 1859 में लिखा था और 60 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, ये भी बात सही है, और ये 1882 में लिखा था। अगला है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इन्होंने ये कब बनाया था? 1863 में, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये सबसे पहली घटना कौन सी हो गई? दीनबंधु मित्र नील दर्पण, जो 1858 से 59 या 60 में इसका प्रकाशन हुआ, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था उनका नाम क्या था? तो आपका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। एक बात याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव अगर सबसे पहले भारतीय देखेंगे तो लाल मोहन घोष थे, जो 1885 में लड़े। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाल मोहन घोष का नाम नहीं है, इसलिए हम लोग दादा भाई नौरोजी के साथ जाएंगे, यानी 85 का विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कर ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी। अगला देखिए,
कह रहा है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1892, जब हम लोगों ने संवैधानिक विकास वाली यात्रा का जो प्रश्न सीरीज भारतीय आधुनिक इतिहास में देखा था, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 में हुआ था। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद, यानी ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये वही हैं जिन्होंने 1940 से 46 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये देवबंद से संबंधित हैं। और इनकी पुस्तक एक बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ये अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने अल नदवाह नामक का भी प्रकाशन किया था, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इस विविध के अगली पार्ट को देखेंगे, ठीक है। निश्चित तौर पर इनके प्रश्नों को आपने देखा होगा, पूरे आधुनिक भारत के इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान पैटर्न के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कई बार रिवीजन करके जो ईयर हैं उनको आप समझ लें, कई बार उनके क्रम के द्वारा, कई बार याद करके, जो भी उचित लगे आप इसको करके एनी हाउ इसको तैयार कर लें। मकसद